हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता। तो आज हम नया एक्ट शुरू कर रहे हैं, तो हम इस एक्ट को देखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता। एक मिनट। ये 1908 में बना था। जो सिविल केस होते हैं हमारे, तो उन केसों को कैसे प्रोसीडिंग चलती है, तो ये प्रोसीडिंग बताई गई है सिविल प्रक्रिया संहिता से चलती है। और ये एक्ट 1908 में जब एक्ट बने थे, तो इससे पहले 4 एक्ट और बने होंगे, तो ये 5वें नंबर का एक्ट है। और क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो सिविल मैटर हैं उनकी कोर्ट में प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, ये इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। और ये बन के तैयार हुआ था 21 मार्च 1908 को। तो 21 मार्च 1908 को ये बन के तैयार हुआ था। इसमें सेक्शन है 151 और ऑर्डर है 51 ऑर्डर है। तो हम एक एक करके देखते हैं। और ये एक्ट अब इसमें दिखाया गया है, सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए ये बनाया गया था। तो ये बता दिया कि एक्ट क्यों बनाया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित विधियों के समेकन और संशोधन करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। अब देखते हैं इसका सेक्शन फर्स्ट। तो पहला सेक्शन कहता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। मतलब ये इसका नाम क्या है, प्रारंभ कब हुआ था और इसका विस्तार कहाँ तक है। तो ये कह रहा है इस अधिनियम का नाम संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। मतलब सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है इसका नाम। और यह सन 1909 की 1 जनवरी से ये प्रबत हुआ था। मतलब लागू कब से हुआ है? 1 जनवरी 1909 से ये लागू है। ठीक है। और ये इसका विस्तार पूछ रहा है कि इसका विस्तार कहाँ तक है। तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य, नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय। तो अब क्या हो गया है, 31 अक्टूबर 2019 से ये एक्ट जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। तो अब सारे एक्ट जम्मू कश्मीर पर भी लगेंगे। तो इसमें हो गया इसका विस्तार, अब तो जम्मू कश्मीर पर भी है। तो अब ये वाला ये तो रिपील हो गया, ये हट गया, अब ये रह गया है। हाँ, ये हट गया और ये रह गया। तो नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पे है। मतलब अब ये कहाँ तक है इसका विस्तार? नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर सभी पर है। तो जनजाति और नागालैंड राज्य है, उनके क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत पे ये एक्ट लागू होगा। अब इसमें परंतु दिया गया है। तो परंतु ये कह रहा है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सूचना देकर इसका विस्तार नागालैंड राज्य या जनजातीय क्षेत्रों पर या उनके कुछ भागों पर कर सकती है। अब आ जाते हम सेक्शन 2। सेक्शन 2 में बताई गई हैं डेफिनेशन के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। डेफिनेशन ही एग्जाम में काफ़ी बार पूछ ली जाती है कि कौन वाली डेफिनेशन कहाँ दी गई है इस एक्ट में। तो पहली है संहिता। तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे? संहिता के अंतर्गत नियम आएंगे। संहिता क्या है कि जिसमें कुछ लिखा हो। तो ये कह रहा है संहिता के अंतर्गत नियम आएंगे। डिग्री कह रहा है, डिग्री क्या है? तो कह रहा है डिग्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपीय अभिव्यक्त है जो जहाँ तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। मतलब कोई अभिव्यक्त की है, उसने अपनी बात अभिव्यक्त की है, बाद में कि सभी या किन्हीं विवादगत विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकार का निश्चय किया गया है। ठीक है। वह तो प्रारंभिक हो या अंतिम हो, यह समझा जाएगा जिसके अंतर्गत वाद पत्र नामंजूर किया जाना धारा 144 के भीतर की किसी प्रश्न के अवधारण आता है। किंतु इसके अंतर्गत तो ये कह रहा है डिग्री क्या है? तो डिग्री वह है जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकारों का निश्चय किया गया हो या अवधारण किया गया हो। तो वो डिग्री प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है। और जो डिग्री है इसके अंतर्गत बता रहा बाद का जो केस है उसे नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर कोई प्रश्न का अवधारण किया गया, वो भी हम डिग्री मानेंगे। तो ये सेकंड में कहा गया। अब कौन सी चीजें डिग्री के अंतर्गत नहीं आएंगी, तो ये आगे बताया गया है। इसके अंतर्गत ना तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील के बाद की जा सके। तो ऐसा कोई भी न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश के तरीके से की जा सकती है, तो फिर वो डिग्री नहीं है। दूसरा कह रहा है ना व्यक्तिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश। अगर कोई केस है उसका खारिज कर दिया गया है, तो खारिज किया जाना डिग्री के अंतर्गत नहीं आएगा। अब आ रहा है थर्ड। तो ये कह रहा है डिग्रीदार क्या है? तो डिग्रीदार क्या है? तो कह रहा
डिग्रीदार से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की गई हो, मतलब जिसके पक्ष में डिग्री दी गई हो कि हाँ इस व्यक्ति को ये मिलना चाहिए, या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया हो, तो फिर क्या हो गया, वो डिग्रीदार हो गया। अब जिला जिला ये कह रहा है जिला के अंतर्गत क्या आएगा, तो ये कह रहा है जो प्रधान सिविल न्यायालय है वो जिस जिस क्षेत्र में अपना अधिकार रखता है उसे हम क्या कहते हैं, जिला कहते हैं। सो जिला से आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय, अधिकारिता की स्थानीय सीमा अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की सीमाएं भी आती हैं। अब आ जाता है विदेशी न्यायालय। तो विदेशी न्यायालय कौन है, तो ये कह रहा है जो भारत से बाहर स्थित किया गया न्यायालय है, जिसमें हमारी केंद्र सरकार के प्राधिकार से ना तो स्थापित किया गया है ना चालू रखा जाता है, तो वो क्या है, वो विदेशी न्यायालय है। अब ये कह रहा है विदेशी निर्णय के बारे में, तो जो विदेश के जो न्यायालय हैं वो जो निर्णय देंगे वो विदेशी न्यायालय कहलाएगा। अब आ गया सरकारी प्लीडर कौन होता है, तो ये कह रहा है जो सरकार की तरफ से जो नियुक्त किया गया है उसे हम क्या कहेंगे, तो एक सरकारी प्लीडर कहेंगे। तो ये कह रहा है सरकारी प्लीडर के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर पर इस संहिता द्वारा अव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों का या उनमें से किन्हीं का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो क्या कह रहा है, जो कोई व्यक्ति है जो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। और ऐसे एक मिनट और ऐसी कोई प्लीडर भी आता है जो सरकार प्लीडर के निर्देशों के अधीन है, तो या तो राज्य सरकार ने उसे नियुक्त किया है या जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य कर रहा है तो हम उसे क्या मानेंगे, सरकारी प्लीडर मान लेंगे। अब आ जाते हैं 8 पर। 8 कह रहा है न्यायाधीश। तो ये कह रहा है जो सिविल न्यायालय में जो पीठासीन अधिकारी बैठता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यायाधीश। अब कह रहा है निर्णय, तो ये कह रहा है कोई जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश द्वारा कोई डिग्री या आदेशों का कथन दिया गया, आधारों पर कोई कथन अभिप्रेत किया गया तो उसे क्या कहेंगे, हम निर्णय करेंगे। मतलब कोई न्यायाधीश है उसने कोई डिग्री या आदेश के जो आधारों के कथन है अभिप्रेत होकर कोई निर्णय दिया है उसे हम क्या कहेंगे, कोई कथन का अभिप्रेत किया है तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्णय कहेंगे। अब निर्णित ऋणी कौन है, तो ये कह रहा है जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई हो या जिसके विरुद्ध निष्पादन योग्य डिग्री का आदेश दिया गया हो तो वो क्या है, निर्णित ऋणी माना जाएगा। अब कह रहा है विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो ये कह रहा है विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि द्वारा नित्य प्रतिनिधित्व करता है, विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है तो क्या कहलाएगा, विधिक प्रतिनिधि। मतलब जो कोई प्रॉपर्टी है उसका कोई व्यक्ति मालिक है वो मर गया है, अब उसकी संपदा का विधि की दृष्टि से कोई प्रतिनिधित्व करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, विधिक प्रतिनिधि कहेंगे। अब 12 में ये कह रहा है अंतकालीन लाभ क्या होता है, तो ये कह रहा है संपत्ति के अंतकालीन लाभ से ऐसा लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ आते हैं जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा करने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त किए हों या जिन्हें मालूम तत्परता से उसके प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धि के कारण वे लाभ के अंतर्गत नहीं आते। मतलब ये कह रहा है जो सदोष कब्जा करे हुए हैं वो जो लाभ लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतकालीन लाभ। ठीक है। अब आता है जंगम संपत्ति। तो जंगम संपत्ति के अंतर्गत क्या आएगा, तो जंगम संपत्ति के अंतर्गत वो सारी चीजें आएंगी जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित की जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं जंगम संपत्ति। और इसमें ये और कह रहा है कि जंगम संपत्ति के अंतर्गत उगती हुई फसलें भी आएंगी। आदेश क्या है, तो कह रहा है जो सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के प्रारूप अभिव्यक्त अभिप्रेत है वो डिग्री नहीं है, वो क्या है, आदेश है। मतलब ये कह रहा है कोई सिविल न्यायालय है उसने कोई विनिश्चय अभिप्रेत किया है और वो डिग्री नहीं है तो फिर क्या है, वो आदेश है। प्लीडर क्या है, तो कह रहा है प्लीडर से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के उपसंजात होने और अविवेचन करने के हकदार व्यक्ति को कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो उसका अधिवक्ता, वकील या उच्च न्यायालय का अटर्नी हो सकता है। तो ये कह रहा है किसी व्यक्ति की तरफ से कोई उसकी बात रख रहा है, कोई व्यक्ति न्यायालय में, या तो अधिवक्ता या अटर्नी या वकील, तो फिर वो क्या है, वो प्लीडर है। अब विहित क्या है, विहित के अंतर्गत क्या आएगा, तो प्रेस्क्राइब के अंतर्गत आएगा नियमों द्वारा विहित। अब लोक अधिकारी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णों में से किसी वर्णन के अधीन आता है। अब ये कह रहा है लोक अधिकारी कौन है, तो हर न्यायाधीश क्या है, लोक अधिकारी है। अखिल भारतीय सेवा कोई सदस्य क्या है, वो भी ऑफिसर है, वो भी क्या है, लोक अधिकारी हैं, क्योंकि ये
अब आगे असंघ सेना, नौसेना, वायुसेना, हर आयुक्त, राजपत्र ऑफिसर, जो गजेटेड ऑफिसर है वो क्या है, लोक अधिकारी है। अब ये न्यायालय, न्यायालय का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले का अन्वेषण करे, रिपोर्ट करे या दस्तावेज बनाए, अनुप्रमाणित करे, कुछ संपत्ति को कब्जे में रखे या संभाल के रखे या उसके निष्पादन का आदेश दे सके, वो क्या है, लोक सेवक है। अब ये कह रहा है हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद का धारण करता है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति का परिरोध कर सकता है, तो वो क्या है, परिरोध कर सकता है, करने के लिए सशक्त किया गया है, तो वो भी क्या है, जैसे कि पुलिस है, किसी को भी पकड़ सकती है, तो वो क्या है, लोक सेवक है। अब कह रहा है आगे, सरकार का हर अधिकारी जिसके ऐसे अधिकारी के नाते कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तला दे, अपराधों को न्यायालय के लिए उपस्थित करे, तो क्या है, लोक अधिकारी है। अब कह रहा है हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य कि सरकार की ओर से किसी संपत्ति का ग्रहण करे, व्यय करे, सरकारी सर्वेक्षण करे, निरीक्षण करे, संविदा करे, तो क्या है, वो भी एक लोक अधिकारी है। अब जा कह रहा है हर अधिकारी जो सरकार की सेवा में है और सरकार से वेतन प्राप्त करता है, तो वो भी क्या है, वो भी एक सरकारी है और लोक सेवक है। नियम 18 कह रहा है, 18 में आ गए नियम, तो नियम से पहली अनुसूची में अंतर्भुक्त तथा धारा 122, 125 के अधीन नियमित नियम को प्रारूप अभिप्रेत। अब ये कह रहा है नियमों के अंतर्गत क्या आएगा, तो ये कह रहा है जो फर्स्ट शेड्यूल में जो बात दी गई है वो नियमों के अंतर्गत आएंगे, और जो 122 और 125 में जो नियम बनाए जाएंगे वो नियम आएंगे। अब कह रहा है निगम अंश के बारे में, तो ये कह रहा है निगम अंश के अंतर्गत स्टॉक डिवेचर, स्टॉक और डिवेचर, स्टॉक डिवेचर, बंधपत्र आदि आते हैं। निर्णय या डिग्री की दशा के सिवाय हस्ताक्षर के अंतर्गत स्टाम्पत भी है। तो ये कह रहा है निर्णय या डिग्री की दशा के सिवाय, मतलब निर्णय और डिग्री को छोड़कर हस्ताक्षर के साथ साथ जो स्टाम्प भी है वो भी हस्ताक्षर के अंतर्गत आएगी। न्यायालय, तो ये कह रहा है न्यायालयों की अधीनस्था, तो कह रहा है इस संहिता के प्रयोजन के लिए जिला न्यायालय हाई कोर्ट के अधीनस्थ होगा। सब क्या कह रहा है, जो जिला न्यायालय है वो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अधीनस्थ है, और जिला न्यायालय की अवर श्रेणी के न्यायालय जो जिला न्यायालय से जो छोटे न्यायालय हैं और जो हर लघुवान न्यायालय हैं वो उच्च न्यायालय के भी अधीनस्थ होंगे और जिला न्यायालय के भी अधीनस्थ होंगे। तो ये कह रहा है जो हाई कोर्ट कह रहा है, ये सेक्शन कह रहा है जो जिला न्यायालय हैं वो हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं, और जो जिला न्यायालय से जो छोटे जितने भी न्यायालय हैं वो हाई कोर्ट के अधीनस्थ भी है और जिला न्यायालय के अधीनस्थ भी है। अब 8(4) में दे रखी हैं व्यावर्तियाँ, जिस सेविंग्स देखते हैं, तो पहला क्लॉज कहता है इसके प्रतिकूल किसी विनिश्चित उपबंध के अभाव में इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी विशेष या स्थानीय विधि जो प्रवत है या तस्मै प्रवत किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता या सख्त विहित प्रक्रिया या विशेष रूप से परिसीमित करती है या उसके अन्यथा प्रभाव डालती है। तो ये कह रहा है पहले क्लॉज में कोई अगर स्थानीय विधि है, अगर कोई स्थानीय विधि है या कोई विशेष विधि है तो फिर उस पर ये लॉ प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट है यूपी का, तो वो क्या है, सिविल है, सिविल केस बनते हैं उसके, पर वो उस पर एक्ट पहले से ही है तो फिर ये सीपीसी लागू नहीं होगा उस पर। अब सेकंड कहता है विशिष्टता और धारा 1 में अंतरिक्ष प्रतिपादन की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस संहिता की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाए कि वह किसी उपचार या परिसीमित करती है उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है। भूधारक या भूस्वामी कृषि भूमि के पाटक की वसूली ऐसी भूमि उपज से करने के तस्मै प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखता है। ठीक है, तो ये बता दिया। अब आ जाते हैं संहिता का राजस्व न्यायालय पर लागू होना। अब ये रेवेन्यू कोड के बारे में बता रहा है कि ये संहिता अगर रेवेन्यू कोड पर लागू होगी क्या, तो ये उसके बारे में कह रहा है। तो पहला क्लॉज कहता है जहाँ कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया संबंधी ऐसी बातों में जिन पर ऐसे न्यायालयों की लागू कोई विशेष अधिनियम मौन है, तो ये कह रहा है जो राजस्व न्यायालय है और उस पर जो रेवेन्यू कोड उनकी रेवेन्यू लॉ है वही लॉ लगेगा, पर वहाँ जहाँ पर वो रेवेन्यू लॉ मौन है तो फिर वहाँ की प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, जहाँ मौन है वहाँ हम सीपीसी यूज कर लेंगे, ये कह रहा है। तो ये कह रहा है इस संहिता के उपबंधों के द्वारा शासित है वहाँ राज्य सरकार राजपत्र की अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगी कि उन उपबंधों में कोई भी प्रभाग इस संहिता द्वारा अव्यक्त रूप से लागू नहीं किए गए हैं उन न्यायालयों को लागू नहीं होंगे या जिन्हें केवल इस उपांश साथ लागू होंगे जैसे राज्य सरकार विहित करे।
ठीक है। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज कि अगर जो रेवेन्यू अगर एक्ट है रेवेन्यू के लिए और तो रेवेन्यू कोर्ट में वही उसी तरीके से प्रोसीडिंग चलेगी, पर वहाँ पर जहाँ पर वो एक्ट मौन है तो फिर क्या करेगी राज्य सरकार क्या करेगी, वहाँ पर CPC का यूज करने का आदेश दे सकेगी। और सेकंड उपधारा 1 में राजस्व न्यायालय। अब ये राजस्व न्यायालय के बारे में डेफिनेशन बता रहा है कि राजस्व न्यायालय क्या है। तो कह रहा है राजस्व न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भूमि है उनका भाटक राजस्व लाभ संबंधित विवादों को कार्रवाई की ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है, किंतु ऐसे वादों और कार्रवाई का विचार सिविल प्रकृति के वादों या कार्रवाई के रूप में करने के लिए इस संहिता के अधीन अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता। तो रेवेन्यू कोड कौन सा है, तो वो ये कह रहा है जो कृषि संबंधित भूमि है उसके भाटक राजस्व या लाभों से संबंधित विवादों को सुनने की अधिकारिता या कार्रवाई करने की अधिकारिता रखता है, वो रेवेन्यू कोड के अंतर्गत आते हैं। वो रेवेन्यू कोड होते हैं पर वो सिविल कोड नहीं होते, सिविल कोड के अतिरिक्त होते हैं। अब ये कह रहा है धन संबंधी अधिकारिता। तो ये कह रहा है अव्यक्त रूप से जैसा वो बंधता है उसके सिवाय इसकी किसी बात के प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वह न्यायालय जो उन वादों की अधिकारिता दे दे उनकी रकम उनकी विषय वस्तु के मामूली अधिकारिता की धन संबंधी अधिकारिता से अधिक हो। तो ये कह रहा है जिस कोर्ट की जितनी धन संबंधी अधिकारिता होगी उतनी ही मूल्य के मुकदमे सुनेंगे। जैसे 30,000 ही कोर्ट है तो 30,000 तक का मुकदमा सुन सकता है, तो फिर वो 30,000 तक ही सुनेगा, ये कह रहा है। अब ये पूछा नहीं जाता प्रांतीय लघुवाद न्यायालय और ये प्रेसिडेंटी लघुवाद न्यायालय, इसे छोड़ दो। अब आ जाते हैं हम भाग फर्स्ट। इसमें 11 भाग हैं तो फर्स्ट भाग आ गया। तो ये कह रहा है साधारण वादों के विषय में न्यायालय की अधिकारिता और पूर्व न्याय। तो पहला कह रहा है जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेगा। तो पहला क्लॉज ये सेक्शन ये कहता है इस भाग का जो सेक्शन 9 है कि जब तक उसे रोका ना गया हो, ठीक है, कोर्ट को रोका ना गया हो, सभी प्रकार के सिविल वादों को वो सुनेगा, संज्ञान करेगा और जो उसकी प्रोसीडिंग है वो करेगा। तो पहला ये कह दिया न्यायालय को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान या व्यक्त विवक्षित रूप से वर्जित न किया गया हो, मतलब रोका ना गया हो, वो सभी प्रकार के सिविल वाद सुनेगा। अब आ जाते वाद का रोक दिया जाना। वाद का रोक दिया जाना तो ये कह रहा है कब केस को रोका जाएगा। तो ये कह रहा है कोई न्यायालय ऐसे किसी विवाद के विचार में जिसके विवाद विषय वस्तु उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच या पक्षकारों के बीच जिनमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे उनमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्वतन संसिद्ध वाद में प्रत्यक्ष या सार्थक विवाद है आगे कार्रवाई नहीं करेगा, और जहाँ ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत में के किसी अन्य न्यायालय में जो दावा किया गया है अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है या भारत की सीमाओं के परे वाले किसी न्यायालय में जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है चालू रखा गया है और वैसी अधिकारिता रखता है तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। तो ये कह रहा है सेक्शन 10 अगर कोई केस चल रहा है, ठीक है, अभी फाइनल नहीं हुआ, केस चल रहा है और उसी बात विचारण पर उसी पार्टियों के बीच और उन्हीं तथ्यों के लिए कहीं दूसरे कोर्ट में केस करता है, एक में चल रहा है दूसरे में कर रहा है, तो फिर क्या कर दिया जाएगा, वो वाद को केस करने से रोका जाएगा क्योंकि एक जगह केस चल रहा है तो फिर उसे रोक दिया जाएगा। तो ये बता रहा है सेक्शन 10। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 11, ये बताता है पूर्व न्याय। तो ये कह रहा है पहले न्याय निर्णय हो चुका है, उस 10 में ये था केस चल रहा था और 11 में ये है कि वो निर्धारण हो गया, मतलब केस फाइनल हो गया है। तो ये कह रहा है कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद का विचारण नहीं करेगा, तो कोई भी ऐसे केस का विचारण नहीं करेगा न्यायालय जिसमें प्रत्यक्ष और सार्थक विवाद विषय इस हक के मुकदमों करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के अनंत व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से दावा करते हैं किसी पूर्ववर्ती वाद में ऐसा न्यायालय प्रत्यक्ष या सार्थक विवाद रहा है जो ऐसे पश्चावर्ती वाद जिसमें वाद उठाया गया विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से निर्धारित हो चुका है। तो सेक्शन 11 ये कह रहा है कि कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा मुकदमा फिर से दायर किया जा रहा है जो एक बार डिसाइड हो चुका है और उन्हीं तथ्यों पर उन्हीं पार्टी के बीच उन्हीं तथ्यों पर फिर से दोबारा वो केस फाइल करता है। एक बार डिसाइड हो चुका है तो फिर दूसरी बार उसे केस को नहीं कर सकता, इसे कहते हैं पूर्व न्याय।
पहले अगर डिसाइड हो गया है और उन्हीं पार्टियों के बीच, उन्हीं तथ्यों के बीच, उन्हीं और तुम वही सब मोटिव है आपका और वो उसी पर आप दोबारा केस करना चाहते तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार डिसाइड हो चुका है। अब ये कह रहा है 12 अतिरिक्त वाद का वर्जन, मतलब ज्यादा केस नहीं करने चाहिए। तो कह रहा है जहाँ यहाँ रोका गया, अतिरिक्त वाद करने से रोका गया है। तो क्या जहाँ वादी किसी विशेष वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद संचित करने से नियमों द्वारा प्रभावित है, वहाँ वह किसी न्यायालय में जिसे यह संहिता लागू है कोई वाद ऐसे वाद हेतु को संचित करने का हकदार नहीं होगा। तो कह रहा है न्यायालय अतिरिक्त वाद करने से ये सेक्शन मना कर रहा है कि आप अतिरिक्त वाद नहीं कर सकते। एक बात चल रहा है, आपने सोचा दूसरी जगह भी कर दो, तीसरी जगह भी कर दो, तो ऐसा नहीं कर सकते अगर एक जगह चल रहा है तो। फिर आ जाते हैं 13 कह रहा है विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा। अब ये बता रहा है विदेशी निर्णय के बारे में। तो ये कह रहा है विदेशी निर्णय उसके द्वारा किन्हीं पक्षकारों के बीच या उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले पक्षकारों के बीच जिनमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं प्रत्यक्ष न्याय निर्णीत किसी विषय के बारे में वहां के सिवाय निश्चित होगा जहां। तो ये कह रहा है कि विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो कब नहीं होगा तो ये बता दिया। अगर दो पार्टियों में चल रहा है और विदेश में कोई मैटर चला है, उसका न्याय निर्णय हो गया है, तो कब निश्चायक नहीं होगा, तो ये पॉइंट दे रखे। वह सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया है, तो फिर हम उसे सही नहीं मानेंगे। फिर कह रहा है गुणागुण के आधार पर गलत दिया गया है, तो भी नहीं मानेंगे। तीसरा कह रहा है कार्रवाई के समय सकृत दर्शने स्पष्ट हुआ अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध है, विधि को उन मामलों में जिनमें वह लागू है मान्यता देने से इनकार करता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय लॉ के विरुद्ध है अगर कोई निर्णय, तो फिर हम उसे नहीं मान्य करेंगे। वे कार्रवाई जिनमें वह निर्णय अभिप्राप्त किया गया है नैतिक न्याय के विरुद्ध है, मतलब नेचुरल लॉ होता है उसके विरुद्ध है और वह कपट द्वारा दिया गया है, तो फिर हम क्या करेंगे विदेशी निर्णय को निश्चायक नहीं मानेंगे, मतलब सही नहीं मानेंगे हम। अब आ जाता है 14। ये कह रहा है विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा कि विदेशी निर्णय के बारे में हम क्या उपधारणा करेंगे। तो ये कह रहा है न्यायालय किसी ऐसे दस्तावेज के पेश किए जाने पर जो विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति होना तात्पर्य है। अगर न्यायालय को लगता है कोई डॉक्यूमेंट ऐसा पेश किया गया है जो विदेशी कोर्ट है उसके निर्णय की प्रमाणित प्रति है, तो फिर न्यायालय क्या उपधारणा करेगा। तो कह रहा है यदि अभिलेख से प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है तो यह उपधारणा की जाए कि वह निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया हो, ठीक है, और वो ठीक है, तो क्या माने जाएंगे, उसे सही मानेंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 कह रहा है वह न्यायालय जिसमें बात संचित किया जाएगा। तो हम सबसे पहले केस कहाँ करेंगे, तो कह रहे हैं सबसे पहले केस हमें लोअर कोर्ट में करना चाहिए। सॉरी। तो ये कह रहा है सेक्शन 15 कि हर बात उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संचित किया जाएगा जो उसका विचार करने के लिए सक्षम है। मतलब लोअर कोर्ट में, सबसे लोअर कोर्ट में पहले केस किया जाएगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम, ऐसे केस होता है। अब आ जाते हैं वादों का वहाँ संचित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है। तो ये कह रहा है केस कहाँ करेंगे, जहाँ जो के जिन चीज़ों पे वाद किया गया है, जिन विषय वस्तु पर, वो जहाँ स्थित है। तो कह रहा है किसी भी द्वारा विहित धन संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए वे बात जो कौन सी बात जो किराए से संबंधित है या लाभों से संबंधित है या स्थावर संपत्ति के प्राधिकरण के लिए है या स्थावर संपत्ति के विभाजन से है, मतलब जो प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित है। स्थावर संपत्ति के बंधक से है, मतलब कोई बंधक रख लिए प्रॉपर्टी, उससे है। प्रोवन से है, विक्रय से है, मतलब कोई खेत है, घर है, प्लॉट है, उससे संबंधित है, उसके किराए से संबंधित है, उसके बंधक से संबंधित है, उसके प्रोवन से संबंधित है, उसके विक्रय या मोचन से संबंधित है, या स्थावर संपत्ति में किसी अन्य अधिकार के हित से संबंधित है, मतलब बंटवारे से संबंधित है, या किसी का हित बनना है उससे संबंधित है। स्थावर संपत्ति के प्रति दोष के प्रतिकर के लिए है, करस्थ कुर्की या वस्तु अधीन जंगम संपत्ति के प्राधिकरण से है। तो वो कहाँ किए जाएंगे केस, वहाँ किए जाएंगे जहाँ ये प्रॉपर्टी स्थित है, ये कह रहा है। अब आ जाते हैं 17 कह रहा है विभिन्न न्यायालयों की अधिकारता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति का बात। तो ये कह रहा है विभिन्न न्यायालयों की वहाँ क्षेत्राधिकार है और उसमें कोई प्रॉपर्टी स्थित है, तो फिर हम उस टाइम में हम केस कहाँ करेंगे। तो कह रहा है विभिन्न न्यायालयों की अधिकारता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के बाद। अब ये कह रहा है वहाँ कोई प्रॉपर्टी ऐसी जगह है जहाँ पर 2 या 3 न्यायालयों की अधिकारता लग रही है,
अधिकार क्षेत्र में आ रही हैं, तो फिर हम कहाँ केस करेंगे। तो कह रहा है जहाँ बात विभिन्न न्यायालयों की अधिकारता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के संबंध में अंतोष की या ऐसी संपत्ति के लिए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए वहाँ बाद किसी भी न्यायालय में संचित किया जा सकता है। तो फिर अगर दो या दो से अधिक न्यायालयों की अधिकारता लग रही है, उसके भीतर कोई प्रॉपर्टी है, उस पर केस करना है। अब ये केस कौन सी कोर्ट में करें, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम कोई भी कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। 18 कह रहा है जहाँ न्यायालयों की अधिकारता की स्थायी सीमा अनिश्चित हो वहाँ बाद का संचित किया जाना। अब ये कह रहा है, अब क्या प्रॉब्लम है, अब ये है 18 ये कह रहा है कि जहाँ न्यायालयों की अधिकारता की स्थानीय सीमाएं नहीं पता, मतलब 2-3 न्यायालय हैं वहाँ पर उन्हें ये नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी किस कोर्ट की अधिकार के अंतर्गत आएगी, तब हम केस कहाँ करेंगे। और हमें केस करना है तो हम केस कहाँ करेंगे। तो कह रहा है जहाँ यह अभिकथित किया जाता है कि यह अनिश्चित है, मतलब यही नहीं पता कि कौन सी कोर्ट की अधिकारता लग रही है, कि कोई स्थावर संपत्ति दो या अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय की अधिकारता की स्थानीय सीमा के भीतर स्थित है, वहाँ उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभिकथित अनिश्चित के आधार हैं उस भाव में अभिलिखित कर सकेगा, तब उस संपत्ति से संबंधित किसी भी वाद को ग्रहण करने के लिए, निपटारे के लिए, कार्रवाई करने के लिए और उस वाद को डिग्री का सही वही प्रभाव होगा मान वह उसकी अधिकारता के स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है। तो ये कह रहा है कहाँ करेंगे, तो फिर हम केस, तो कह रहा है उन कोर्टों में से किसी भी कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हो, वही आपका केस सुनेगा और उसका केस की डिग्री देगा और उसका निर्धारण करेगा। ये कह रहा 18। अब आ जाते हैं हम 19 कह रहा है शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के प्रतिकर के लिए बात। अब ये कह रहा है कोई शरीर से संबंधित कोई अपराध किया गया है या कोई जंगम संपत्ति से संबंधित कोई अपराध किया गया है, उसके प्रतिकर के लिए, उसके प्रति किए गए शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति कोई दोष किए गए हैं, उनके प्रतिकर के लिए केस कहाँ करेंगे। तो ये कह रहा है जहाँ बात शरीर या संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर के लिए है, वहाँ ये दोष एक न्यायालय की अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारता की स्थानीय सीमा के भीतर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, तो वादी विकल्प के उक्त न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में केस कर सकता है। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, शरीर या जंगम संपत्ति के प्रतिकर के लिए कोई केस करना है, तो अब ये कह रहा है वो केस का फाइल करे। तो ये कह रहा है जहाँ अपराध किया गया था वहाँ कर सकता है, या फिर जहाँ, तो कह रहा है प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय में अधिकारता की स्थानीय सीमा के भीतर रहता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, तो वादी के विकल्प पर उक्त न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में कर सकता है, मतलब जहाँ प्रतिवादी रहता है वहाँ भी कर सकता है। जैसे एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। दिल्ली में निवास करने वाले एक कलकत्ते में बी को पीटता है, ठीक है, ए कलकत्ते में या दिल्ली में से कहीं भी केस कर सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ये अन्य वाद वहाँ संचित किए जा सकें जहाँ प्रतिवादी निवास करता है या वाद हेतु पैदा होता है। अब ये कह रहा और भी केस होते हैं ऐसे, उनका भी प्रॉब्लम रहता है कि कहाँ फाइल करें। तो ये कह रहा अन्य वाद वहाँ संचित किए जा सके जहाँ प्रतिवादी निवास करता है, मतलब जिसके विरुद्ध आपको केस करना है वो जहाँ निवास करता है, या वहाँ किए जाएंगे जहाँ पर वो वाद हेतु, मतलब कोई प्रॉब्लम जिस पे हम केस कर रहे हैं वो वाद हेतु वहाँ पैदा हुआ, वो वहाँ पे बना हो, तो वहाँ केस फाइल कर सकते हैं। तो ये कह रहा पूर्वोक्त सीमाओं के अधीन रहते हुए हर वाद ऐसे न्यायालय में संचित किया जाए जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी या जहाँ अधिक प्रतिवादी हैं उनमें से एक प्रतिवादी जहाँ पर निवास करता हो, कारोबार करता हो, अभिलाभ के लिए स्वयं के अभिलाभ के लिए कोई कार्य करता हो, तो वहाँ केस फाइल कर सकेंगे। पहला बता दिए कि एक प्रतिवादी या एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो उनमें से कोई एक प्रतिवादी या बहुत सारे प्रतिवादी जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी, वहाँ प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी जहाँ निवास करता है वहाँ केस फाइल कर सकते हैं। फिर सी कह रहा है जहाँ पर जिस पॉइंटों पे हम केस फाइल कर रहे हैं वो घटना कहाँ हुई है, मतलब बाद हेतु तो पूर्णतः या भागतः पैदा हुआ हो, वहाँ केस फाइल कर सकते हैं। अब अधिकारता के बारे में आक्षेप है। अब ये कह रहा है कि अधिकारता के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कब कह सकते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है
बाद लाने के स्थान के संबंध में कोई आक्षेप है, बाद लाने के संबंध में कोई परेशानी है कि किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में सर्वप्रथम अवसर पर या सभी मामलों में जिनमें विवाद स्थित किया गया था ऐसी स्थिति स्थिरीकरण के समय या उनके पहले न किया गया हो जब तक कि उसका परिणाम स्वरूप न्याय निष्फल ना हुई हो। तो ये कह रहा है पहला पॉइंट कि बाद लाने के संबंध में मतलब कि हम यहाँ केस ला सकते, इसके संबंध में कोई अगर आक्षेप है तो आप प्रथम बार का न्यायालय जहाँ केस फाइल किया गया वहीं पे आपको बोलना पड़ेगा कि हम इसके कोर्ट में केस नहीं होगा हमारा, हम दूसरी जगह केस हमारा चलेगा, ये हमें दूसरी जगह सुनवाना है। तो हम पहले वाले न्यायालय में कहेंगे, ये बात हम अपील में या पुनरीक्षण में नहीं कह सकते जब तक न्यायालय को ये ना लगे कि इससे दूसरी जगह केस सुना जाएगा तो इससे कोई न्याय निर्णय में कोई निष्फलता होगी, तब तक वो क्या करेगा, वो ये बात नहीं सुनेगा। तो ये कह दिया पहला। सेकंड कह रहा है किसी न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी अधिकारिता संबंधी कोई आक्षेप है, मतलब अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं इस कोर्ट की तो ये अधिकारिता थी नहीं, इतने धन संबंधी अधिकारिता थी नहीं, सक्षम नहीं था कोर्ट, इसने केस सुन लिया, अब हमें इस केस को जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत आता है धन संबंधी अधिकारिता के उसके अंदर सुनवाना चाहिए। तो ये कह रहा है अगर आपको ये आक्षेप है तो आपको ये पहले जहाँ केस फाइल किया गया था प्रथम न्यायालय में जब शुरू में वहाँ पे ये बात कहनी चाहिए थी, ये बात आप पुनरीक्षण में या अपील में नहीं कह सकते जब तक कि न्यायालय को ये ना लगे कि आपको न्याय निर्णय में कोई असफलता हुई है। ठीक है, अब आ जाते थर्ड कह रहा है किसी निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर अगर न्यायालय से संबंधित कोई स्थानीय सीमाओं से संबंधित तुम्हारे मन में कोई आक्षेप है तो आप पहले, तो ये कह रहा है आप क्या करेंगे, आप पहले जो शुरू में जहाँ केस फाइल किया गया था उसी कोर्ट में आपको बोलना चाहिए था कि ये हमारे केस को सुनने के लिए ये कोर्ट की स्थानीय सीमा हमारी जो चीज़ है, जो प्रॉपर्टी है या विषय वस्तु है उससे संबंधित ये कोर्ट की स्थानीय सीमा नहीं है। तो ये बात आपको पहले ही जिस कोर्ट में केस फाइल किया गया था वहीं कहनी चाहिए थी, ये बात अपील या पुनरीक्षण में नहीं मान्य की जाएगी जब तक कि न्यायालय को ये ना लगे कि आपके जो केस फाइनल होगा निर्णय दिया जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, इससे कोई निष्फलता हो जाएगी न्याय निर्णय में, तो फिर न्यायालय नहीं मान्य करेगा। तो ये बता दिया 21 में। अब 21A कह रहा है बाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिग्री को अपास्त करने के लिए वर्जन। अब ये कह रहा है कि कोई केस सुनवाई हो चुकी है और उसका डिसीजन भी आ गया है, अब क्या कह रहा है बाद लाने के स्थान के बारे में कि यहाँ केस नहीं सुना जाना चाहिए, मेरा तो दूसरे कोर्ट में सुना जाना चाहिए, इससे संबंधित कोई आक्षेप है तो अब इसके आधार पे आप डिग्री अपास्त नहीं करा सकते कि नहीं हमें तो आगरा कोर्ट में नहीं सुनवाना चाहिए था, मेरा केस तो मथुरा के कोर्ट में सुना जाना चाहिए था, पर केस क्या हो गया, डिसाइड हो गया, फाइनल हो गया। अब आप कह रहे हैं कि अब इस केस को अब डिग्री को अपास्त करने के लिए बाद का वर्जन अब उसके लिए अपास्त करने के लिए केस करें तो आप ये नहीं कर सकते, ये 21 कह रहा है। तो ये कह रहा है उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्ववर्ती बाद में पारित डिग्री का विद्यमान के बाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप के आधार पर प्रश्नगत करने वाले कोई बात नहीं लाया जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि आपको अगर कोई स्थान मतलब इस कोर्ट में, जैसे मेरा आगरा कोर्ट में नहीं, आगरा कोर्ट में केस डिसाइड हो गया, अब मैं कह रही हूँ नहीं आगरा कोर्ट में नहीं, मेरा मथुरा कोर्ट में केस फाइनल होना चाहिए, इसके आधार पर हम केस को अपास्त करते हैं, अपास्त कराने के लिए केस करते हैं, तो ये हम अपास्त नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये कह रहा है 21। तो ये कह रहा है बाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिग्री को अपास्त नहीं किया जाएगा, वर्जन मतलब रोका गया है। अब आ जाते 22। सेक्शन 22 कह रहा है जो बात एक से अधिक न्यायालयों में संचित किए जा सकते हैं उनका अंतरित किए जा नहीं सकते। तो ये कह रहा है जो कोई केस है वो 2 जगह फाइल किया जा सकता है तो फिर उसे ट्रांसफ़र करने की भी शक्ति है। तो ये कह रहा है 22। तो ये कह रहा है जहाँ कोई बात 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में किसी एक में संचित किया जा सकता है, मतलब कोई केस है जो एक जगह नहीं 2 जगह फाइल किया जा सकता है और ऐसे न्यायालय में से किसी एक में संचित किया गया, मतलब एक कोर्ट में कर भी दिया है, वहाँ
कोई भी प्रतिवादी अन्य पक्षकार को सूचना देकर सर्वप्रथम अवसर पर और उनमें से मामलों में जिनमें विवादक स्थित किए जाते हैं ऐसी स्थिति के समय उससे पहले किसी अन्य न्यायालय को आंतरिक किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायालय जिसमें ऐसे आवेदन के लिए अन्य पक्षकारों के आक्षेप पर विचार करने के पश्चात यह अधिकार अवधारित करेगा कि अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में किस न्यायालय में बाद चलेगा। तो ये कह रहा है नंबर ये सेक्शन 22 ये कह रहा है जो बाद एक से अधिक न्यायालय में फाइल किए जा सकते थे तो उन्हें ट्रांसफर करने की शक्ति के बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा है और कोई केस 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में फाइल किया जा सकता था पर एक में फाइल कर दिया गया है। अब जो दूसरी पार्टी है तो क्या कर सकती है, वो केस को ट्रांसफर करा सकती है। तो वो क्या करेगी, प्रथम अवसर पर कोर्ट में जाके कहेगी नहीं सर मेरा केस आप वहाँ ट्रांसफर कर दो। तो न्यायालय दोनों पक्षों को सुनेगा और न्यायालय को लगेगा तो फिर क्या करेगा, वो ट्रांसफर कर देगा। किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। अब 23 कह रहा है कि केस को ट्रांसफर करने के लिए अगर मैं दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कराना चाहती हूँ, वहाँ ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन कहाँ करेंगे। तो ये कह रहा है, तो कह रहा है पहला क्लॉज कहता है जहाँ अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीन है तो वहाँ धारा 22 के अधीन आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा। तो ये कह रहा है अगर 2 कोर्टों में से हम कहीं भी केस कर सकते थे और वो दोनों कोर्ट एक अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, एक ही अपील न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस अपील न्यायालय में क्या करेंगे, उनसे बड़ा कोर्ट होगा उसमें क्या करेंगे, अपील लगाएंगे। उससे बड़ा कोर्ट होगा जो अपील न्यायालय होगा उसमें क्या करेंगे, उसमें जाके आवेदन देंगे कि सर आप क्या करो, इस कोर्ट से मेरा इस कोर्ट में आप ट्रांसफर कर दो केस। तो ये कह रहा है फर्स्ट क्लॉज अगर कोई केस ऐसा है जिसे कोई फाइल कर दिया गया है, अब उसे दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कराना है तो उन दोनों और वो दोनों कोर्ट एक अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तो क्या करेंगे, उसी अपील न्यायालय में जाके कहेंगे सर इस कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, मैं इसमें ट्रांसफर कराना चाहता हूँ। तो अपील न्यायालय क्या करेगा, उसे वो ट्रांसफर कर देगा और उसे सही लगता है तो। अब सेकंड कह रहा है जहाँ ऐसे न्यायालय विभिन्न अपील न्यायालय के अधीनस्थ है। अब ये कह रहा है दो न्यायालय केस एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, दोनों न्यायालय में फाइल किया जा सकता था पर एक में फाइल कर दिया गया और दोनों न्यायालय अलग अलग अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तब हम कहाँ एप्लीकेशन लगाएंगे उन्हें ट्रांसफर करने की। तो ये कह रहा है अगर दोनों, जैसे एक मेरा केस है और मैं 2 कोर्टों में कर सकती थी, मैंने फर्स्ट कोर्ट में कर दिया, अब कोई दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कराना है तो फिर, और दोनों कोर्ट क्या हैं, अलग अलग अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, तो कह रहा है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है वहाँ वह आवेदन उच्च न्यायालय में करेंगे क्योंकि दोनों कोर्टों की अलग अलग अपील न्यायालय है। तो फिर कहाँ करेंगे, तो अगर उनका दोनों का एक ही, दोनों अपील न्यायालय का एक ही हाई कोर्ट है तो फिर हम हाई कोर्ट में कहेंगे कि आप क्या करें, हाई कोर्ट में जाके हम केस को ट्रांसफर करा सकते हैं। अब थर्ड ये कह रहा है जहाँ ऐसे न्यायालय में विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं। अब क्या है, अब मेरा कोर्ट इलाहाबाद, अब यूपी में के अंतर्गत है मेरा कोर्ट और केस ट्रांसफर कराना है जाके केरल, तो केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत है। तो अब 2 हाई कोर्ट हैं उनके अधीनस्थ हैं, मैं जिसमें फाइल किया है वो यूपी हाई कोर्ट के अंतर्गत है और जहाँ ट्रांसफर कराना है वो केरल का है, केरल के हाई कोर्ट है, वहाँ पे ट्रांसफर कराना है। तो हम कहाँ करेंगे आवेदन केस ट्रांसफर करने की, तो वहाँ करेंगे जहाँ केस पहले फाइल किया गया हो। तो यूपी में पहले फाइल किया गया तो हम क्या करेंगे, अपने यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि केरल हाई कोर्ट को मेरा केस ट्रांसफर कर दिया जाए। मैं केरल में कोई कोर्ट हो जो मेरी सुनवाई करने के लिए सक्षम हो, वहाँ पर क्या कर दिया जाए, केस हमारा ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये 23 बताता है। अब आ जाते हम 24 कह रहा है अंतरण और प्रत्यार्पण की साधारण शक्ति, मतलब अपने केस को मंगाने की और केस को दूसरी जगह ट्रांसफर करने की शक्ति। तो पहला क्लॉज कहता है 24, तो ये कह रहा है पहला क्लॉज किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकार को सूचना देने के पश्चात उनमें से जो भी सुनवाई के इच्छुक हो उन्हें सूचना देने के और उनके सुनवाई के इच्छुक हो उनको सुनने के पश्चात या ऐसी सूचना दिए बिना सुप्रीम से कौन कर सकता है, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय क्या कर सकता है, अंतरण मतलब केस को दूसरी जगह ट्रांसफर करा सकता है या प्रत्याहरण कर सकता है, ले सकता है। तो पहला कह रहा है या तो कह रहा है पहला क्लॉज किसी ऐसे बाद अपील या अन्य कार्रवाई को जो उसके सामने विचार है
निपटाने के लिए लंबित है। अगर कोई हाई कोर्ट है या जिला कोर्ट है, उसमें क्या है, उसके जो अधीनस्थ कोई कोर्ट है उसमें कोई केस है जो सामने विचार या निपटाने के लिए लंबित है, अपने अधीनस्थ ऐसे ऐसे किसी न्यायालय को आंतरित कर सकता है जिसको उसको विचार करने के लिए, निपटारे के लिए सक्षम समझता है। तो वो कहीं भी कोई लंबित केस है तो वो कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है, जिन्हें वो समझता है कि यहाँ पे ट्रांसफर करके यहाँ पे निपटारा करने के लिए वो सक्षम है, तो वहाँ पर क्या कर सकता है, केस को ट्रांसफर कर सकता है। बी ये कह रहा है अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद या अपील या अन्य कार्रवाई का प्रत्याहार कर सकता है, मतलब मंगा सकता है अपने, तो जिला न्यायालय या हाई कोर्ट, और अपने अधीनस्थ कोर्ट में उन्हें लग रहा है कि कोई केस चल रहा है और उन्हें लग रहा है कि चाहे वो अपील में हो, चाहे वो बाद हो या अपील में हो या अन्य कार्रवाई में हो, तो क्या कर सकता है, अपने अधीनस्थ जो कोर्ट है उनसे क्या कर सकते हैं, उस हाई कोर्ट और जिला कोर्ट अपने पास मंगा सकते हैं। और मंगा कर क्या क्या करेंगे, ये पहला उसका विचारण निपटारा कर सकेंगे, मतलब केस है उसको निपटा सकेंगे, ट्रायल कर सकेंगे। सेकंड कह रहा है अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में जिसका विचारण करने के लिए वह अंतरित कर सकेंगे, जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम हो, मतलब दूसरे कोर्ट को भी ट्रांसफर कर सकेंगे, अपने पास मंगा के दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड कह रहा है विचार या निपटारा करने के लिए किसी न्यायालय को उसके प्रत्याहार कर सकेंगे, उससे उसका प्रत्याहार किया जाएगा, मतलब अपने पास भी मंगा सकते हैं, दूसरी कोर्ट में भी भेज सकते हैं और उसका ट्रायल भी कर सकते हैं, निपटारा भी कर सकते हैं। अब आ जाता है सेकंड, अब ये इतना जरूरी नहीं है, पहला ही देख लो। अब आ जाते हैं हम 25 वादों आदि के अंतर करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अब ये कह रहा है केस को ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के बारे में बता रहा है। अब अब तक बता रहा था हाई कोर्ट को, जिला कोर्ट की, अब बता रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की 25 में। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज, किसी पक्षकार के आवेदन पर या पक्षकार को सूचित करने के पश्चात, या तो पक्षकार के आवेदन पर या पक्षकार को सूचित करने के पश्चात, अगर कोई उनमें पक्षकार सुनवाई के इच्छुक हो तो उन्हें सुनने के पश्चात हाईकोर्ट क्या करे, हाईकोर्ट का किसी भी प्रकरण पर, कोई भी ट्रायल में चाहे कार्रवाई कोई भी चल रही हो, किसी भी प्रकरण में न्याय की प्राप्ति के लिए धारा के अधीन आदेश देने के समुचित, तो वह निर्देश दे सकेगा कि किसी राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय में से अन्य राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय को कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई आंतरित कर दी जाए। तो ये कह रहा है हाईकोर्ट क्या कर सकता है, अगर हाईकोर्ट को लग रहा है या तो स्वयं या किसी पक्षकार की सूचना पर या सुनवाई के इच्छुक है दोनों पार्टी को सुनने के बाद, या फिर बिना सुनवाई के, अगर न्यायालय को लग रहा है कि कोई केस ऐसा है जिसमें दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाना आवश्यक है न्यायिक में, तो न्यायालय क्या करेगा, या तो उसी जिले के किसी कोर्ट में या फिर उस 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 स्टेट के किसी कोर्ट में, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केस क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब सेकंड क्लॉज ये कह रहा है इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन समावेदन के द्वारा किया जाएगा, उसके अनुसरण में एक शपथ पत्र होगा। जब कि केस ट्रांसफर किया जाएगा तो उसमें एक शपथ पत्र भी होगा, शपथ पत्र लगाया जाएगा। अब आ जाते हैं क्लॉज थर्ड, वह न्यायालय जिसमें ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्रवाई आंतरित की गई, मतलब जिस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रांसफर कर दिया है तो अंतरण आदेश दिए गए विशेष निर्देशों के अधीन रह, तो वह पुनः विचारण करेगा और उन्हें प्रक्रम कार्रवाई करेगा जिस पर वह उसे आंतरित किया गया है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि इस पर पुनः कार्रवाई करो तो पुनः करेगा, अगर वो कहेगा नहीं इसके आगे कार्रवाई चलाओ तो फिर आगे कार्रवाई चलाएगा, जिसको ट्रांसफर किया गया वो कोर्ट। अब आ जाते हैं फोर कह रहा है ये धारा के अधीन आवेदन के खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की यह राय कि आवेदन तुच्छ था, अगर न्यायालय को लग रहा है कि ट्रांसफर करने का आदेश तुच्छ था या तंग करने वाला था, तो वह आवेदन करने का, मतलब जिसने ट्रांसफर का आवेदन किया है, पार्टी दोनों पार्टी में से कोई सी पार्टी ने अगर आवेदन किया है, न्यायालय को लग रहा है ये आवेदन को खारिज कर दिया गया है और हाईकोर्ट को लग रहा है ये तुच्छ या तंग करने के लिए किया गया है ये आवेदन, ट्रांसफर का आवेदन, तो वह उस व्यक्ति जिसने आवेदन का विरोध किया था प्रतिकर के में 2,000 रुपए से अनधिक ऐसी संदर्भ राशि जो न्यायालय मामले को परिस्थिति में उचित समझ दिलाएगा। तो ये कह रहा है सॉरी हाई सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये तुच्छ करने के लिए ट्रांसफर करा रहा है ये वाली पार्टी, तो फिर उस पार्टी से दूसरी पार्टी को 2,000 रुपए दिलाएगा क्योंकि उसे तंग या तुच्छ या तंग करने के लिए आवेदन किया गया है। ठीक है, तो
सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसे 2,000 रुपये दिलाएगा। 5 कह रहा है इस धारा के अधीन आंतरिक बाद अपील या अन्य कार्रवाई जो लागू होने वाली विधि वह विधि होंगी जो वह न्यायालय जिसमें बाद अपील अन्य कार्रवाई मूलतः संचित की गई थी, ऐसे बाद अपील अन्य कार्रवाई में लागू करता है। तो ये कह रहा है अब एक स्टेट का केस दूसरी स्टेट का जाएगा। अगर कोई ऐसे लॉ हैं जो कि हर स्टेट के अलग होते हैं, तो अब दूसरी स्टेट में केस चला गया तो वो कैसे सुना जाएगा। तो ये कह रहा है जिसमें वह मूलतः संचित किया जाना चाहिए था पर ट्रांसफर करके यहाँ आ गया है, तो वहाँ के जो वो वहाँ पे जो जैसे सुनवाई होनी चाहिए थी वैसे ही करेगा। अब कह रहा है वादों का संचित किया जाना। अब केस को फाइल करने के बारे में बता रहा है 26। तो कह रहा है हर वाद पत्र को उपस्थित करने या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाए संचित किया जाएगा। ठीक है, वाद पत्र बना के संचित किया जाएगा, प्लेंटिव बनाया जाएगा। सेकंड कह रहा है प्रत्येक वाद पत्र में शपथ पत्र होगा, मतलब जो सिविल केस फाइल किया जाएगा उसमें शपथ पत्र भी होना जरूरी है। ठीक है, हर वाद पत्र को उपस्थित करने या नहीं कर, और हाँ ये 2 या 2 से अधिक 2 प्रतियों में फाइल किया जाएगा, ये भी होता है इसमें। अब आ जाते हैं 27 कह रहा प्रतिवादियों को सम्मान। अब केस फाइल कर दिया तो अब क्या होगा, प्रतिवादी को सम्मान किया जाएगा। वादी ने तो केस फाइल कर दिया, प्रतिवादी को कैसे पता चलेगा मेरे ऊपर केस फाइल हो गया, तो उसे सम्मान भेजा जाएगा। तो कह रहा है जहाँ कोई बात समग्र रूप से संचित किया जा चुका है वहाँ उपसंजात होने और बात लाने का उत्तर देने के लिए सम्मान प्रतिवादी के नाम निकाला जाएगा और उसकी तामील ऐसे दिन को बाद जो बाद के स्थापन की तारीख से 30 दिन के बाद का ना होगा विहित की जा सकेगी। तो ये कह रहा है जिस पे केस फाइल हुआ है उसको सम्मन किया जाएगा और उसको सम्मन द्वारा सूचना दी जाएगी और वो 30 दिन के अंदर ही दी जाएगी। तो तुम्हारे ऊपर प्रतिवादी को सूचना दी जाएगी सम्मन द्वारा कि आप पे केस हो गया है, तो ये बता रहा है। और 28 कह रहा है जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहाँ सम्मन की तामील। अब ये कह रहा है अगर कोई प्रतिवादी ऐसा है जो अन्य राज्य में, जैसे यूपी में केस फाइल हुआ है, अब वो एमपी में रहता है, तो फिर तब कह रहा है तब सम्मन की तामील। तो कह रहा है सम्मन अन्य राज्य में तामील किए जाने के लिए ऐसे न्यायालय को और ऐसी रीत से भेजा जा सकेगा जो उस राज्य में प्रबंध नियमों द्वारा भेजी हो। तो कैसे भेजी जाएगी, जैसे उस राज्य में भेजी जाती हो। वह न्यायालय जैसे ऐसा सम्मन भेजा जाता है उसकी प्राप्ति पर आगे से कार्रवाई करेगा, मानो वह न्यायालय द्वारा ही निकाला गया और तब तक सम्मन को तथा उसके बारे में कार्रवाई के अभिलेख उसे निकालने वाले न्यायालय को लौटा देगा। तो ये कह रहा है जिस न्यायालय के लिए सम्मन निकाला गया था वो न्यायालय ऐसे सम्मन लेने के बाद ऐसी कार्रवाई करेगा जैसे उसी न्यायालय ने ये सम्मन निकाला हो, और जो भी कार्रवाई होगी उसे करके सम्मन के साथ और जिस न्यायालय ने वह सम्मन भेजा था उसको लौटा देगा। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है जहाँ किसी दूसरे राज्य में तामील के लिए भेजे गए सम्मन की भाषा उपधारा 2 में निर्दिष्ट अभिलेखों की भाषा से भिन्न है वहाँ उस उपधारा के अधीन भेजे गए अभिलेख के साथ साथ भेजे जाएंगे। तो ये कह रहा है अगर कोई स्टेट ऐसा है जिसमें सम्मन भेजा गया उसकी लैंग्वेज अलग है तब क्या किया जाएगा। तो कह रहा है यदि सम्मन करने वाला न्यायालय की भाषा हिंदी है तो उसे हिंदी में भेजेगा। ठीक है, अगर उस न्यायालय की भाषा हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न है तो फिर हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद भी भेजा जाएगा। तो फिर क्या करेगा, उसका ट्रांसलेट कराकर उसे भेजा जाएगा। अब कह रहा है विदेशी सम्मनों की तामील। अब कोई विदेशी सम्मन की तामील कैसे होगी, तो वे सम्मन जो अन्य आदेश का है जो भारत के किसी भी ऐसे भाग में स्थापित किसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता के उपबंधों के विस्तार नहीं है अथवा किसी ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय या केंद्र सरकार के प्राधिकार से भारत के बाहर स्थापित किया गया या चालू रखा गया है अथवा भारत के बाहर के किसी अन्य ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय जिसके बारे में केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित किया गया उससे इस धारा के उपबंधों को लागू है निकाली गई है उन राज्य क्षेत्रों में न्यायालयों के भेजी जा सकेगी। तो ये कह रहा है कोई विदेशी न्यायालय है तो उसे कैसे भेजी जा सकेगी, तो कह रहा है उन राज्य क्षेत्रों में से न्यायालय में भेजी जा सकेगी। इस संहिता का विस्तार है और उनकी तामील ऐसे की जा सकेगी मानो वे ऐसे न्यायालय द्वारा निकाली गई हों। कैसे किया जाएगा कार्रवाई, जैसे कि जिस न्यायालय ने वो निकाले हैं सम्मन और जिसको भेजे गए हैं वो वैसे कार्रवाई करेगा जैसे उसी ने निकाली है। अब ये है प्रैक्टिकल और उसके सदस्य बातों के लिए आदेश करने की शक्ति। तो अब ये कह रहा है कोई डॉक्यूमेंट है उसका डिस्कवरी के लिए बात कर रहा है। तो ये कह रहा है ऐसे शर्तों और पर सीमाओं के अधीन रहते हुए जो
विहित की जाए। न्यायालय किसी भी समय सुपीड़ना से या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर क्या कर सकता है, व्यक्तिगत और उसके संबंधित बातों के लिए आदेश करने की शक्ति रखता है। तो पहला क्लॉज कह रहा है ऐसे आदेश कर सके जो परिप्रश्नों के प्रदान और उनके उत्तर देने के दस्तावेज और तथ्यों की स्वीकृति से और दस्तावेज अन्य भौतिक पदार्थों जो साक्षी के रूप में पेश किए गए हों, प्रकटीकरण, निरीक्षण, पेश किए जाने, परिरुद्ध किए जाने, लौटाए जाने संबंधित सभी विषयों के बारे में आवश्यक युक्त हों। तो क्या कर सकता है, उसका प्रकटीकरण कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, ठीक है, परिरुद्ध कर सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है ऐसे व्यक्ति के नाम सम्मन निकाल सकेगा जिसमें हाजिरी या तो साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज करने के लिए या पदार्थों को पेश करने के लिए, अन्य पदार्थों को पेश करने के लिए सक्षम है, तो उसे भी क्या कर सकता है, सम्मन कर सकता है। यह आदेश दे सके कि कोई तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाएगा। और न्यायालय यह भी आदेश दे सकेगा कि जो आप चीजें पेश कर रहे हैं उन्हें शपथ पत्र द्वारा साबित करें। अब आ गया, अभी तक पार्टियों को जा रहा था सम्मन, अब जा रहा है विटनेस को 31 में। तो कह रहा है साक्षी को सम्मन, तो कह रहा है साक्षी को सम्मन भेजा जाएगा। तो कैसे भेजा जाएगा, तो ये कह रहा है साक्षी को सम्मन भेजने में जो 27, 28, 29 में जो उपबंध दिए गए हैं उसी के अनुसार साक्षी को भी सम्मन भेजा जाएगा। अब आ जाता है व्यक्तिक्रम के लिए शास्ति। अगर कोई सम्मन गया और उसने व्यक्तिक्रम कर दिया, मतलब उसने मान्य नहीं किया, माना नहीं, सम्मन भेजा है, न्यायालय ने कहा कि न्यायालय ने वो सम्मन भेजा और सम्मन लेने से उसने व्यक्तिक्रम किया, तो उसके लिए क्या लगेगी, एक पेनल्टी लगेगी। तो ये कह रहा है शास्ति। तो कह रहा है न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन सम्मन निकाला गया है हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा और प्रयोजन कर सकेगा। अब उसने सम्मन भेजा था, अब ठीक है, अब वो सम्मन से नहीं आया तो फिर न्यायालय क्या करेगा, उसे उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकता है। न्यायालय सम्मन के बाद क्या जाते हैं, वारंट निकाल सकता है, उसकी संपत्ति कुर्क कर सकेगा और विक्रय करा सकेगा। अगर न्यायालय को लगता है कि इसकी संपत्ति कुर्क कर लेनी चाहिए और विक्रय करा देनी चाहिए तो वो भी कर सकता है न्यायालय। सी कह रहा है उसके ऊपर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है, क्योंकि सम्मन भेजा गया था और व्यक्तिक्रम के लिए शास्ति बता रहा है कि सम्मन लेने से क्या किया आपने, सम्मन निकाला था और सम्मन अब सम्मन से आए नहीं, ठीक है, तो न्यायालय क्या कर सकेगा, उसकी गिरफ्तारी और वारंट निकाल सकेगा, उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकेगा, विक्रय कर सकेगा। सीम बता रहा है 5,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकेगा। और आगे कह रहा है उसे आदेश दे सकेगा कि उसकी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे और व्यक्तिगत करने पर उसके सिविल कारागार में सुपुर्द भी कर सकता है। तो क्या कर सकता है, सिविल कारागार भी भेज सकता है न्यायालय। अब आ जाता है निर्णय और डिग्री। तो ये कह रहा है न्यायालय मामले की सुनवाई हो चुकने के पश्चात या तो निर्णय देगा, निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसरण में एक डिग्री बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये 33 बता रहा है। अब आ जाते हैं 34 पर। 34 कह रहा है निर्णय डिग्री के बारे में बता दिया। अब आ जाते हैं 34 कह रहा है ब्याज के बारे में। तो ये कह रहा है कोई मूल है उस पर ब्याज है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये कहता है फर्स्ट क्लॉज, जहाँ तक डिग्री के धन के संदाय के लिए है न्यायालय डिग्री में आदेश दे सकेगा। कोई धन से संबंधित कोई डिग्री है तो न्यायालय डिग्री में ही आदेश दे देगा, डिग्री बनेगी उसमें, डिग्री धन के संदाय के लिए तो दिया ही आदेश है। उसके बाद डिग्री में है यह आदेश दे सके कि न्यायालय मूल राशि पर किसी ब्याज को अतिरिक्त, जो ब्याज है ब्याज के अतिरिक्त जो ऐसी मूल राशि पर बाद संचित किए जाने से पूर्व किसी भी अवधि के लिए न्यायनिर्णय हुआ है, बाद की तारीख से डिग्री की तारीख ब्याज ऐसी दर जो न्यायालय युक्त समझे, ऐसी मूल राशि डिग्री की तारीख से की तारीख तक पूर्वतन तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे 6% अनधिक की दर से न्यायालय युक्त समझे जाने पर ब्याज सहित दिया जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई केस है तो धन के संदाय के लिए और उस पर डिग्री आ गई है, आदेश भी आ गया, अब क्या है, तो ये कह रहा है उस पर फिर ब्याज दिला सकेगा। अगर वो पैसे देने में धन देने में संदाय करने में व्यक्तिगत करता है तो फिर क्या करेगा, ब्याज लगा के दिलाएगा। और कितने प्रतिशत की ब्याज लगाएगा, 6% की। कितनी, 6% की। ठीक है, कह रहा है डिग्री की तारीख तक ब्याज ऐसी दर से जो न्यायालय युक्त समझे, तो कितनी, 6% तक। अब आ रहा है परंतु
परंतु कि ये कह रहा है, पर अगर न्यायालय ने, तो अभी इसमें ये कह रहा है, अगर न्यायालय ने कोई डिग्री दी है और उसमें उसमें क्या किया है, उसने ब्याज के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो ये कह रहा है परंतु जहाँ इस प्रकार न्यायनिर्णीत राशि के संबंध में दायित्व द्वारा वाणिज्य संन्यास से उद्भूत हुआ था, वहाँ ऐसे आगे के ब्याज की दर 6% की दर से अधिक हो सकेगी, किंतु ऐसे दर ब्याज की संविदा दर से, या जहाँ कोई संविधानिक दर नहीं है वहाँ दर से अधिक नहीं होगी, जिसमें वाणिज्य व्यवहार के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उधार या अग्रिम देते हैं। तो ये कह रहा है, परंतु पहले तो ये कह रहा है 6% ब्याज लगेगी अगर वो नहीं देगा पैसा, और कोई उन्होंने एग्रीमेंट वगैरह कर रखा है, परंतु वो कह रहा है एग्रीमेंट वगैरह कर रखा है पहले से ही, तो फिर उस पर ब्याज 6% से ज़्यादा भी हो सकती है, पर ज़्यादा कितनी ज़्यादा हो सकती है, तो कह रहा है राष्ट्रीय बैंक जो जिस परसेंट पे उधार देती है उससे ज़्यादा नहीं होगी। अब सेकंड क्लॉज ये कह रहा है, जहाँ ऐसी मूल धनराशि किसी तारीख को संदाय की तारीख तक जहाँ दी जानी थी उस तारीख से, और जिस दिन दिया गया था उस तारीख तक, पूर्ववर्ती तारीख तक आंगने के ब्याज की संदाय से संबंधित डिग्री मौन है, मतलब डिग्री में ब्याज के बारे में नहीं कहा गया है, तो ये समझा जाएगा कि न्यायालय क्या कर रहा है, ब्याज नहीं दिलाने से इनकार कर रहा है और इसके लिए पृथकवाद आप नहीं कर सकते। अब खर्चे के बारे में आ रहा है 35, तो 35 ये कह रहा है, न्यायालय को किसी वाणिज्य विवाद के संबंध में तत्क्षणात प्रबद्ध किसी अन्य विधि या नियमों के अंतर्गत किसी बात के होते हुए अवधारणा करने के विवेकाधिकार है कि वह क्या खर्चे पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार द्वारा संदेह हैं, तो ये बता सकेगा कि कौन खर्चा देगा, उन खर्चों की मात्रा, उनका संदाय कब किया जाएगा, मतलब किस डेट को ये खर्चे दिए जाएंगे, तो ये न्यायालय भी डिसाइड कर सकता है जो वाणिज्य संबंधी जो विवाद हैं उन पर। ठीक है, अब इसका सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है, यदि न्यायालय खर्चों के संदाय के आदेश का विनिश्चय करता है तो साधारण नियम यह है कि सफल पक्षकार के खर्चों का संदाय करने के लिए आदेश किया जाएगा। तो ये कह रहा है, अगर कोई जो खर्चों से संबंधित केस है उसमें जो पार्टी जीतती है उस पार्टी को जो हारती है, असफल रहती है, वो पार्टी खर्चे देती है, जो पार्टी जीतती है उसके खर्चे। परंतु भी इसमें तो पर कह रहा है, परंतु न्यायालय ऐसे कारणों से अभिलिखित किए जाए ऐसा कोई आदेश कर सके जो साधारण नियम से भिन्न हो, और न्यायालय बताएगा कि कौन सी पार्टी देगी, न्यायालय अपने विवेकाधिकार से भी निर्धारित कर सकता है। अब आ रहा है 35A, मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे। अब मिथ्या या तंग करने के लिए कोई दावा या प्रतिरक्षाएं की है तो उनके खर्चे कौन देगा, तो ये कह रहा है, यदि किसी वाद में या अन्य कार्रवाई में जिसके अंतर्गत निष्पादन कार्रवाई होती है किंतु अपील या पुनरीक्षण नहीं आता है, कोई पक्षकार दावे या प्रतिरक्षा के बारे में इस आधार पर आक्षेप करता है कि वह दावा या प्रतिरक्षा कोई भाग जहाँ कोई अपेक्षा विरुद्ध है वहां तक उस पक्षकार के ज्ञान में मिथ्या या तंग करने वाला है। न्यायालय को लगता है, मतलब कोई पक्षकार ये कहता है कि ये जो दावा किया जा रहा है ये मिथ्या या तंग करने वाला है, या प्रतिरक्षा या प्रतिकार मिथ्या या तंग करने वाला है जिसके द्वारा वह किया गया है, तो तत्पश्चात ऐसे दावा या किसी प्रतिरक्षा वह पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर सकेगा, प्रत्याहृत की जा सकेगी जहाँ तक वह अपेक्षितता के विरुद्ध है, अपेक्षकर्ता के विरुद्ध है। तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे तो दावे या प्रतिरक्षा मिथ्या या तंग करने वाली ठहराने के लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात, न्यायालय को लगता है कि मिथ्या या तंग करने के लिए किया गया, तो उन्हें लिखने के पश्चात यह आदेश कर सके कि अपेक्षकर्ता को प्रतिकर के रूप में संदाय व पक्षकार करे जिसके द्वारा ऐसा दावा प्रतिरक्षा की गई है, कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश किया गया इस कारण से कोई छूट किसी आपराधिक दायित्व नहीं पाएगा जो उसके द्वारा दिए गए प्रतिरक्षा के संबंध में है। फिर कह रहा है क्लॉज 4 में, किसी मिथ्या या तंग करने वाले दावे या प्रतिरक्षा के संबंध में अधीन निर्णीत किसी प्रतिकर की रकम को ऐसे दावे या प्रतिरक्षा के संबंध में नुकसानी या प्रतिकर के लिए किसी भी पश्चात बाद हिसाब में किया जाएगा। तो क्या करेगा, न्यायालय को लग रहा है कोई ऐसा है जिसने मिथ्या या तंग करने के लिए कोई कार्य किया है, प्रतिरक्षा मिथ्या या तंग करने वाले दावे किए या प्रतिरक्षा है, तो उनके खर्चे दिलाएगा न्यायालय। ठीक है, तो ये कह रहा है, ठीक है, और वो खर्चे दिलाएगा वो दांडिक आपराधिक दायित्व में नहीं
नहीं माने जाएंगे, अपराध दायित्व के नहीं माने जाएंगे, पर जो हिसाब होगा उसमें बाद में जोड़े जाएंगे। ये कह रहा है। 35B कहता है विलम्ब कारित करने के लिए खर्चा। मतलब कोई है, दूसरी पार्टी है, विलम्ब कारित करने के लिए कोई कार्य कर रही है जिससे ये केस में क्या हो, डिले हो, तो उसके लिए तब क्या करेगा न्यायालय। तो कह रहा है यदि किसी बात की सुनवाई के लिए उसमें कोई कार्रवाई करने के लिए नियत तारीख को बाद का कोई पक्षकार कार्रवाई करने जो उस तारीख को उस संहिता द्वारा अधीन करने के लिए अपेक्षित था, असफल रहता है। मतलब जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई करने में अपेक्षित रहता है, ऐसी कार्रवाई करने के लिए या साक्ष्य करने के लिए या किसी अन्य आधार पर स्थगन अभिप्राप्त करता है और न्यायालय ने कह दिया अगली डेट पर करेंगे, क्योंकि वो दूसरी पार्टी विलम्ब कर रही है इस वजह से, तो फिर न्यायालय क्या करेगा। तो न्यायालय ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाए पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसे कर से जो न्यायालय की राय में दूसरे पक्षकार उसके द्वारा उस तारीख को हाजिर होने में उपकत व्यय हुआ था। मतलब जिस दिन एक पार्टी आई नहीं थी, दूसरी पार्टी आई थी और उसे जो खर्चा हुआ था उस दिन आने का, तो वो न्यायालय क्या करे, युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हो करने की अपेक्षा करने वाले आदेश कर सकेगा और ऐसे आदेश की तारीख से ठीक बाद की तारीख पर ऐसे खर्चे का संदाय कराएगा, मतलब पैसे दिलाएगा न्यायालय। क्योंकि आप विलम्ब करना चाहते हैं, आप इसी वजह से नहीं आए, तो फिर वो पार्टी आई थी तो न्यायालय क्या करेगा, तो फिर उसे खर्चे दिलाएगा। तो कह रहा है यदि बाद के खर्चे का संदाय करने का आदेश दिया गया था तो वादी द्वारा बाद यदि प्रतिवादी को ऐसे खर्चे का संदाय करने के लिए आदेश दिया गया था तो प्रतिवादी द्वारा प्रतिरक्षा में आगे कार्रवाई करने के लिए पूर्वभावित शर्तें होंगी। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, आगे कार्रवाई तब की जाएगी जब विलम्ब किया था इसके लिए जो प्रतिकर है उसे दे दोगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आगे सेकंड वाला क्लॉज कह रहा है, सेकंड वाला क्लॉज कह रहा है ऐसे खर्चे जिनका उपधारा 1 के अधीन संदाय किए जाने का आदेश दिया गया है यदि उनका संदाय कर दिया गया है तो बाद में पारित डिग्री अधिनियत किए गए खर्चों में सम्मिलित नहीं की जाएंगे। मतलब जो ऐसी कॉस्ट लगाई गई है विलम्ब करने के लिए वो खर्चों में सम्मिलित नहीं की जाएगी। ऐसे खर्चों का संदाय नहीं किया गया है तो ऐसे खर्चों की रकम उन व्यक्तियों के नाम और पते जिनके द्वारा ये खर्चे संदेह है प्रदर्शित करने वाला पृथक आदेश किया जाएगा और तैयार किए जाने के आदेश के व्यक्तिगत के वो निष्पादित किए जाएंगे, मतलब उसे पैसे दिलाए जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार और देख लेते हैं। तो 33 ये कह रहा है डिग्री और निर्णय और डिग्री के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है न्यायालय मामले की सुनवाई सुनने के बाद निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसरण में डिग्री तैयार की जाएगी। अब ये ब्याज के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है अगर कोई केस है और केस डिसाइड हुआ उसमें उसका पैसे देने में कोई ब्याज है तो वो ब्याज देने के लिए अगर न्यायालय ने कहा है तो वो ब्याज कितनी दी जाएगी, न्यायालय को लगता है इसे ब्याज दिलानी चाहिए तो फिर 6% दिलाई जाएगी। परंतु में ये कह रहा है कोई वाणिज्य समझौता हुआ है, मतलब कोई एग्रीमेंट किया है बिजनेस के लिए और उसमें जो ब्याज लिखी गई कि आप व्यक्तिगत करेंगे तो आप इस % पे ब्याज भी देंगे। ठीक है, तो फिर क्या करें, धन के संदाय में अगर आप व्यक्तिगत करें तो इस % की ब्याज देंगे तो आप वो ब्याज देंगे, तो फिर वो वाली ब्याज दिलाई जाएगी। पर वो ब्याज किससे अधिक नहीं होगी, राष्ट्रीयकृत बैंक जो धन उधार देती है तब जो ब्याज लगाती है उससे अधिक नहीं होगी। सेकंड क्लॉज में ये कह रहा है कि अगर कोई मूल राशि है, मूल राशि दिलवाई है न्यायालय ने और उसमें ब्याज दिलाने के लिए न्यायालय ने कोई चर्चा नहीं की है उस डिग्री में, तो फिर ये माना जाएगा कि ब्याज के लिए अगर न्यायालय डिग्री मौन है तो फिर न्यायालय ब्याज नहीं दिलाना चाहता है और इसके लिए आप पृथक बात नहीं कर सकते हैं। खर्चे के बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा है अगर कोई केस है जो केस है कोई वाणिज्य विवाद से संबंधित कोई केस है तो उसमें कौन खर्चा देगा। तो ये कह रहा है कौन सा खर्चा, कौन देगा खर्चा, कितना देगा और कब दिया जाएगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा, न्यायालय डिसाइड करेगा। ठीक है, फिर आगे अब कह रहा मिथ्या या तंग करने वाले कोई केस है, मिथ्या या तंग करने वाले दावे या प्रतिरक्षा का प्रतिकर के लिए खर्चे। अगर कोई कार्य मिथ्या या तंग करने के लिए किया गया और न्यायालय को लगता है कि ये मिथ्या और तंग करने के लिए किया गया है तो न्यायालय क्या करेगा, उस पर कॉस्ट लगाएगा और फिर कॉस्ट लगा देगा और वो कॉस्ट को जो पैसा दिलाया जाएगा इस कारण से कोई छूट किसी आपराधिक दायित्व में नहीं मानी जाएगी। मतलब कोई अगर आपने कॉस्ट दे दी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आपराधिक दायित्व से मुक्त हो गए, तो ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वो तो फिर 4 कह रहा है और अगर
किसी मिथ्यात्व करने वाले दावे या प्रत्यक्षता के संबंध में इस धारा के अधीन निर्णीत किसी प्रतिकर की रकम को ऐसे दावे प्रत्यक्षता के संबंध में नुकसानी या प्रतिकर के लिए किए गए पश्चावर्ती बाद में हिसाब में लिया जाएगा। तो पूरा जब केस का हिसाब होगा तो वो जो पैसे लिए गए हैं वो क्या किए जाए, हिसाब में लिए जाएंगे। अब कह रहा है विलम्ब कारित करने के लिए खर्चा। अगर कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, विलम्ब कारित करने के लिए उपस्थित नहीं होता है, एक पार्टी आ जाती है वो और दूसरी पार्टी नहीं आती और न्यायालय को क्या करना है, आगे की सुनवाई करनी है। ठीक है, तो फिर न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय देखेगा कि एक पार्टी आई दूसरी पार्टी आई नहीं, तो जो पार्टी नहीं आई है उससे जो पार्टी आई थी उसको उतना व्यय दिलाएगा जिस तारीख को वो आया था उसका उस दिन खर्चा हुआ हो, जो नुकसान हुआ हो वो उसे प्रतिकर दिलाएगा न्यायालय। और जो प्रतिकर दिलाएगा तो वो प्रतिकर पहले दिलाएगा, उसके बाद न्यायालय उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। तो ये बता दिया हमारा सेक्शन 35। अब आ जाते हैं पार्ट सेकंड। अब पार्ट सेकंड हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।